स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। ये देखिए यहाँ पे आपको एक जो फूड चेन है वो दिखाई दी है। यहाँ पे सबसे पहले है ग्रास के बाद है स्कॉर्पियो के बाद है फिश एंड फिश के बाद है क्रेन। ठीक है। इन एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। दिस सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन। तो इस तरीके से बनता है फूड चेन। जैसे कि आपको 15.1 फिगर में दिया हुआ है, ये 15.1 फिगर है। इसके अलावा भी दो चेन्स और हैं यहाँ पे। एक चेन में है ट्रीज और प्लांट्स कह लो, देन उसके बाद है डियर एंड डियर के बाद है टाइगर। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये है कॉर्न्स के बाद है हमारे पास ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉग के बाद स्नेक एंड देन वी हैव वल्चर। ठीक है। तो इस तरीके से तो बनता है फूड चेन। अब अगर हम बात करते हैं फूड वेब की, तो वेब कैसे बनता है? फूड वेब कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये चीज़ें जो है वो इंटरचेंज कर जाएंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ये ग्रास हॉपर है, ये यहाँ से भी लेगा न्यूट्रिशन, यहाँ से भी लेगा एंड यहाँ से भी लेगा। ठीक है। देन इसी तरीके से अगर इनकी मिक्सिंग हो जाती किसी तरीके से, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ये एक फूड वेब है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक फ्रॉग ना होके और माउस जो है, माउस होता तो वो भी स्नेक को खा लेता है। ठीक है। अगर यहाँ पे जो स्कॉर्पियो है वो ना होता, ठीक है, यहाँ पे कोई और चीज़ होती जिसको ये खा सकता है। ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा फूड वेब बन जाता है। बट अभी अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ये फूड चेन है। ठीक है। इन एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म्ड ओके, ये वाला पैराग्राफ हो गया है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. The autotrophs or the producers are at the first trophic level. They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs or the consumers. The herbivores or the primary consumers come at the second, and small carnivores or the secondary consumers at the third, and larger carnivores on the tertiary consumers forms the fourth trophic level. यहाँ पे हमें ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बताया है। सबसे पहले हमें बताया कि जो ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखते हैं। देन इसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको हम रखते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। देन जो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं उनको हम रखते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। एंड जो लार्जर कार्निवोर्स होते हैं उनको हम रखते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। यहाँ पे क्या आएगा? ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे कौन आएंगे? यहाँ पे आएंगे हर्बीवोर्स। ठीक है, जो कि इन पे फीड कर रहे हैं, यहाँ पे आएंगे हर्बीवोर्स। यहाँ पे कौन आएंगे? यहाँ पे आएंगे स्मॉल कार्निवोर्स। ठीक है। स्मॉल कार्निवोर्स में आपके पास जो एग्जाम्पल है वो स्नेक हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास फ्रॉग हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स की, तो यहाँ पे सारे के सारे लार्ज कार्निवोर्स यानी कि टाइगर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्शरी कंज्यूमर्स में आएंगे। We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work. Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. This energy supports all the activities of the living world. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा फूड हमें चाहिए क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा फूड होता है वो हमारे फ्यूल की तरह काम करता है। अगर हमारे पास फ्यूल नहीं होगा तो हमारे पास काम करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो फूड है वो हमारा एनर्जी का सोर्स है, और ये एनर्जी का सोर्स जो है ये किस तरीके से काम करता है? ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। सनलाइट जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हमारा फूड बनता है। ओके, सो दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड।
From autotrophs the energy goes to the heterotrophs and decomposers. एनर्जी की शुरुआत कहाँ से होती है? सन से। सन के बाद अगर हम खाने में बात करें, ठीक है, तो खाने में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो किस में होती है? ऑटोट्रॉफ्स में। और सबसे लास्ट एनर्जी जो है वो किसके पास बचेगी? हेटेरोट्रॉफ्स या फिर डीकम्पोजर्स में। हाउएवर, एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in the form which cannot be used again. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that, so यहाँ पे हमें बताया कि जैसे हमने sources of energy में पढ़ा ही होगा, खैर आप लोगों ने अभी मेरे से सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ा है, बट आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता ही होगा, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू दी अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें यही बताया कि जो एनर्जी के सोर्सेज है वो चेंज होते रहते हैं और इसके कुछ जो प्रूफ्स हैं वो हमने पढ़े हैं, तो उन्हें अभी हम स्टार्ट करेंगे। The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into the food energy. अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो वो सन एनर्जी का सिर्फ 1% यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो फूड बना पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉफ्स हो जाते हैं। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat of the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards the growth and the reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of the consumers. Then इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ एनर्जी का, ठीक है, सनलाइट की 1% लेके इन्होंने क्या किया कि 100% क्या बना दिया? प्रोड्यूस बना दिया, यानी कि 100% के लीव्स बना दिए। अब उन 100% में से नेक्स्ट लेवल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही कंज्यूम कर पाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें करनी है, डाइजेशन करनी है, रिप्रोडक्शन करना है, मेंटेनेंस करनी है अपनी बॉडी की। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में जो 100% एनर्जी थी एक लीफ में या फिर एक प्लांट में, उसका सिर्फ 10% ही कंज्यूम हो पाएगा नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ एंड जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उन्हें पाने के लिए। Therefore, 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of the consumers. Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after the 4th trophic level. So यहाँ पे आपको बताया कि 10% का जो लेवल है वो हर जगह देखा गया है कि इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाता है कोई, यानी कि जितनी भी एनर्जी होती है वो हमेशा हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% ही बचती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो 4 से ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी ही नहीं होती है कि वो 4 से ज़्यादा को सर्वाइव कर सके। सो नेक्स्ट इसके बाद there are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers. तो यहाँ पे बताया है कि इसीलिए जनरली क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर लेवल होता है उसमें वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बेस लेवल है, जो हमारा प्रोड्यूसर लेवल है, वहाँ पे हमें वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, वहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. तो यहाँ पे ऐसा है कि जो फूड चेन होती है वो कभी भी सिंगल डायरेक्शन वाली नहीं होती। सिंगल डायरेक्शन इन द सेंस कि उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो माउस है उसको सिर्फ स्नेक ही खा सकता है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्नेक ही नहीं खा सकता, उसको डायरेक्टली वल्चर भी खा सकता है।
ठीक है। तो इसीलिए जो ये रिलेशनशिप होते हैं ये कभी भी चेन्स में नहीं होते हैं, ये हमेशा वेब में होते हैं। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, फूड चेन एंड फूड वेब में फ़र्क है। आप लोगों को 15.1 फिगर में जो मैंने दिखाया इट इज़ फूड चेन, एंड अब जो मैं आपको 15.3 में दिखाऊंगा इट विल बी फूड वेब। सो ये देखो, ये है आपका फूड वेब। अब यहाँ पे फूड वेब में अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे से यहाँ से शुरुआत हो रही है आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे। प्रोड्यूसर में यहाँ पे ट्रीज़ हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ कॉर्न्स वगैरह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये ट्रीज़ हैं इनको कौन कौन खा सकता है? इन्हें लॉबस्टर खा सकते हैं, इन्हें स्कॉर्पियो खा सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद फ्रॉग जो है वो इन्हें खा सकते हैं, पेस्ट खा सकते हैं, माउस, रैबिट, ठीक है, डियर, एंटीलोप। तो इन सभी को ये ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। अब इनको कौन कौन खा सकता है? ठीक है, इनको सीधा खा सकता है यहाँ पे टाइगर। ठीक है, इसको यहाँ पे खा सकता है वुल्फ। ठीक है, यहाँ पे जो माउस है, माउस को कौन खा सकता है? ये यहाँ पे हनी बैजर आई थिंक वो खा सकता है। ठीक है, देन इसके बाद ये जो पेस्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको बर्ड्स खा सकती हैं। देन इस तरीके से यहाँ पे ये जाएगा। अब जैसे यहाँ पे स्नेक है, स्नेक को पीकॉक भी खा सकता है, एंड जो वल्चर है वो भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो फूड वेब है ऐसे बनता है। एंड ये देखिए कुछ इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। सनलाइट जो है ये हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स हेल्प करते हैं हर्बीवोर्स को, हर्बीवोर्स हेल्प करते हैं कार्निवोर्स को, एंड देन टॉप कार्निवोर्स। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो रह जाती है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 1% एनर्जी थी तो यहाँ पे कितनी है? 10%। ठीक है, यहाँ पे 10 थी तो यहाँ पे कितनी है? 100%। ठीक है, और यहाँ से तो हमने एनर्जी ली थी, इसकी तो शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो परसेंटेजेस हैं वो डाउन आनी शुरू हो जाती है। फ्रॉम द अबव एनर्जी फ्लो डायग्राम विच इज़ 15.14, जो कि मैंने आप लोगों को अभी अभी दिखाई, जिसमें सनलाइट प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स के बारे में बात हुई है। Two things become clear. Firstly, the flow of energy is unidirectional. The energy that is captured by the autotrophs does not revert, passes into the herbivores and does not come back to the autotrophs as it moves progressively through the various trophic level. It is no longer available to the previous level. Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy at level. सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फूड वेब के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लो के बारे में, सो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये कि सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स को दे सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स कभी भी एनर्जी सनलाइट को नहीं दे सकते हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स को एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन हर्बीवोर्स कभी भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स को नहीं दे सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो हर्बीवोर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाना बनाने में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं देखा जाता है। सो एनर्जी जो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी through the food. You have read in class 9th how water gets polluted. One of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crop from diseases and pests. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies from the soil. These are absorbed by the plants along with water and mineral, and from water bodies these are taken up by the एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड देन उसके बाद उसे हम ह्यूमंस खा जाते हैं। सो एक और चीज़ जो हमें क्लियरली दिखाई देती है, बिसाइड्स एक ऊपर वाला फैक्ट जो कि अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, दूसरी चीज़ जो हमें क्लियर हो रही है यहाँ पे वो ये कि अननोइंगली हम क्या करते हैं कि हार्मफुल केमिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर एंटर होने देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? शुरुआत होती है पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स से, उनको हम डालते हैं हमारे क्रॉप फील्ड्स के ऊपर। क्रॉप फील्ड से जो वो पानी है वो सरफेस रन ऑफ के थ्रू वो आ जाता है रिवर्स में, रिवर्स के थ्रू वो जाता है ओशन में। ओशन बॉडीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उन्हें भी हम खाते हैं। ठीक है, सो हम क्रॉप खाते हैं,
उससे भी जो पेस्टिसाइड्स एंड हार्मफुल केमिकल्स है वो हमारे अंदर जा रहे हैं। पानी हम पीते हैं, उससे भी हमारे अंदर केमिकल्स एंड जो केमिकल्स हैं वो जा रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स। और एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हम लोग खा रहे हैं, तो हमारे पास और भी ज़्यादा केमिकल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, एंड वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे अभी। दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन। अब बहुत सारे तरीकों में से सिर्फ ये हमने आपको एक तरीका बताया है जिससे कि आपको पता चलता है कि केमिकल्स हमारे फूड चेन के अंदर कैसे एंटर करते हैं। एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज गेट अक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये अक्यूमुलेट होते रहते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। पहले चंडीगढ़ में इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते थे जितने आ जाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ठीक है, एब्सोल्युटली ये एक बुरी बात है। जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया में खुल रहे हैं दैट मीन्स के बीमार लोग भी उतने ज़्यादा ही हो रहे हैं। लेकिन क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं आज की डेट में जो कि पहले के लोग नहीं करते थे? पहले के लोग भी खाना खाते थे, हम लोग भी खाना खा रहे हैं। ठीक है, पहले के लोग भी काम पे जाते थे, हम भी काम पे जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, पहले के लोग इतने केमिकल्स नहीं खाते थे जितने केमिकल्स हम अननोइंगली खा लेते हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि हम उतने केमिकल्स का इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो हर एक ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं ये अक्यूमुलेट होते रहते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि जो ह्यूमन है वो टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनमें हम आते हैं। क्या नहीं खाते हैं हम? ठीक है, हम सब कुछ खाते हैं, हम ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, और हम जो एनिमल्स हैं वो भी खा रहे हैं, एंड फिश वगैरह यानी कि सी फूड हम वो भी खा रहे हैं। ठीक है, सो ह्यूमन जो है वो सब कुछ खा रहा है, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस को टॉप के ट्रॉफिक लेवल में मानते हैं। एंड अगर हम टॉप के ट्रॉफिक लेवल में हैं दैट मीन्स सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किसकी बॉडी में आ रहा है? ह्यूमंस की बॉडी में। The maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. This phenomena is known as biological magnification. This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits, and even meat contain varying amounts of pesticides residue. They cannot always be removed by washing or others mean. ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताया है कि इस वजह से, क्योंकि हम टॉप लेवल पे आते हैं, इस वजह से हमारे में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। क्योंकि हम जो वीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, इन सभी में पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट होके बायोमैग्निफिकेशन की शक्ल ले लेते हैं। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF के फॉर्म में भेज दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।